हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। इससे पहले की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें हमने मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स को डिस्कस कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स जो है इसे हम लोग दूसरा नाम है जिसका ग्लाइकन्स भी बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड्स को हम क्या और बोलते हैं? ग्लाइकन्स बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड फॉर्म व्हेन 100 to 1000 मोनोसेकेराइड कोवेलेंटली लिंक टू ईच अदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पॉलीसेकेराइड तब बनेंगे जब 100 से लेकर के 1000 तक मोनोसेकेराइड एक दूसरे से अटैच हों बाय द बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के द्वारा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपको पता है कि जब दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है और जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और ओ मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम बचा रह जाता है, इस वजह से हम लोग इसको नाम दिया था क्या? ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड फाउंड इन नेचर। नेचर में दो तरह के पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। एक होता है हमारा होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब देखो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, होमो मतलब एक जैसे, और पॉलीसेकेराइड मतलब पॉली मतलब बहुत सारे और सेकेराइड मतलब शुगर। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक जैसे बहुत सारे पॉलिस मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे और स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे होमोपॉलीसेकेराइड। और यहाँ पर देखिए क्या है कि हेट्रो मतलब अलग अलग, पॉली मतलब बहुत सारे, और सेकेराइड जब अलग अलग तरह के बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड बनेगा। इसको हम जरा इस इमेज में और अच्छे से समझ सकते हैं। तो होमोपॉलीसेकेराइड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, एक होता है अनब्रांच और दूसरा होता है ब्रांच। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड टू मोनोमर टाइप अनब्रांच्ड और मल्टी मोनोमर टाइप ऑफ अनब्रांच्ड। तो यहाँ पर ब्रांच, यहाँ पे देखिए क्या है कि एक से अधिक टाइप के मोनोसेकेराइड मिले हैं। जैसे एक कलर आप यहाँ देख पा रहे हैं, दूसरा यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह से ये सारे मिले और जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसा है? लीनियर है। तो हेट्रो में हमारा लीनियर हो सकता है और दूसरा जो है हमारा क्या है? मल्टी मोनोमर। यहाँ पे देखो केवल दो तरह के मोनोमर है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। लेकिन यहाँ पर जब आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मल्टी मोनोमर है। एक कलर ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये, तीन तरह के शुगर मॉलिक्यूल इसमें मोनोमर मिले हुए हैं। और ये कैसा है? ब्रांच्ड है। तो होमोपॉलीसेकेराइड में सारे मॉलिक्यूल एक ही तरह के होंगे और दो कंडीशन होंगी, या तो वो अनब्रांच्ड होगा यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा कंडीशन क्या है? या तो फिर वो कैसा होगा? ब्रांच होगा। देखिए यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई है। लेकिन हेट्रो में क्या है, इसमें भी दो कंडीशन है, दो तरह के मोनोमर मिलेंगे और कैसा होगा? अनब्रांच्ड होगा। यहाँ पर आप दो तरह के मोनोमर देख पा रहे हैं, ये दो तरह के यहाँ पर है, फिर दो तरह से, तो इस तरह से ये टू टाइप मोनोमर मिले हुए हैं और कैसा है? अनब्रांच्ड है। वहीं दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें दो से ज़्यादा टाइप के मोनोमर होंगे और कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा। देखिए यहाँ पे तीन तरह के मोनोमर मिले हुए हैं और ये कैसा है? यहाँ से देखिए ब्रांच निकली हुई, तो ये कैसा है? ब्रांच्ड है। तो होमोपॉलीसेकेराइड दो तरह के हैं और हेट्रोपॉलीसेकेराइड दो तरह के हैं। होमोपॉलीसेकेराइड तब बनेंगे जब एक जैसे मोनोमर मिलेंगे और इसमें दो कंडीशन है, या तो ब्रांच्ड होगा या फिर अनब्रांच्ड होगा। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में भी दो कंडीशन है, या तो ब्रांच्ड होगा या फिर अनब्रांच्ड होगा। या इसमें क्या होगा कि दो या दो तरह के मोनोमर हो सकते हैं, दो से अधिक तरह के मोनोमर हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वापस हम लोग आते हैं। तो जो होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं वो हमेशा सिंगल टाइप ऑफ शुगर के बने होंगे। ठीक है, जो होमोपॉलीसेकेराइड हैं वो सिंगल टाइप ऑफ शुगर मोनोमर के बने होते हैं। और इसमें दो तरह के होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं, एक होता है स्टोरेज और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। स्टोरेज मतलब आप समझ लीजिए कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, इस शुगर को स्टोर कर लेता है ताकि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसका यूज़ करके वो उससे एनर्जी प्राप्त कर सके। स्ट्रक्चरल में क्या होगा कि शुगर्स को स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाएगा, तो इससे क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो जो स्टोरेज वाले होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, ताकि आपको जो स्टोर करना है, जब ब्रांच होंगी तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर मोनोमर को स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने दो तरह से देखा था ना होमो में, एक अनब्रांच था और दूसरा क्या था? ब्रांच था। तो जो अनब्रांच्ड वाला है ये हमारा कैसा होगा? स्ट्रक्चरल होगा। और जो ब्रांच्ड वाला है ये हमारा कैसा होगा? स्टोरेज होगा। तो वापस चलिए। तो जो स्टोरेज है ये हमेशा कैसे होंगे? ब्रांच्ड होंगे। बॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज अल्फा। तो हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कम स्टेबल होता है और बीटा जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। अच्छा देखिए, जब स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए हमें जो क्या हो? ज़्यादा स्टेबल हो। तो इसके लिए हम कौन से कॉन्फ़िगरेशन में हमें शुगर चाहिए? बीटा में। तो जो स्ट्रक्चरल वाला है उसमें शुगर कॉन्फ़िगरेशन
बीटा में होगा, और स्ट्रक्चर जो है पॉलीसेकेराइड का वो अनब्रांच्ड होगा। अनब्रांच्ड बीटा किस में होगा? स्ट्रक्चर में। और जो अल्फा होता है वो हमारा लेस स्टेबल होता है, इसलिए जो स्टोरेज है, यानी कि इससे हमें एनर्जी बनानी है, स्टोर किया है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हमें निकालना भी होगा। से आपने एक मूवी देखी थी, उसमें क्या होता है कि उसको रोटी इतनी मजबूत दे देता है कि उसको आरे से काट के खाना पड़ता है। तो वैसे आप यहाँ समझ लीजिए कि जो स्टोरेज शुगर है, अगर ये, जिस मान लो स्टार्च को स्टोरेज किया प्लांट ने, तो अगर स्टोरेज में अगर बीटा मान लो यूज़ कर लिया, तो इतना स्टेबल हो जाएगा कि वो उसको जब जरूरत पड़ेगी तो तोड़ ही नहीं पाएगा। तो जब हमेशा याद रखिए कि स्टोरेज जब होगा तो वहाँ पर बॉन्डिंग है अल्फा में होगी, और जब स्ट्रक्चरल होगा तो वहाँ पर बॉन्डिंग जो है वो बीटा में होगी। इससे CSIR के एग्जाम में 2018 या 19 के जून के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तभी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टोरेज में हमारे पास तीन तरह से शुगर है। स्टार्च, ये प्लांट का स्टोरेज शुगर है। ग्लाइकोजन, ये हमारा एनिमल में स्टोरेज शुगर होता है। और डेक्स्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में बात करिए तो दो तरह से, एक हो गया हमारा सेलुलोज, जो प्लांट की सेल वॉल और इन सब के स्ट्रक्चर में होता है, और जो काइटिन जो है वो इंसेक्ट्स में स्ट्रक्चर का रूप में काम करता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्या, होमो पॉलीसेकेराइड। अब हम एक एक करके आगे की स्लाइड्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रन, सेलुलोज और काइटिन इन सबको डिस्कस करेंगे। वहीं बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड की, तो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसुगर मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, यानी कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड में एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड हमेशा कैसे होंगे? स्ट्रक्चरल होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? बीटा में होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो है वो किस में होगा? बीटा में होगा। हमें स्ट्रक्चर कभी भी ब्रांच नहीं होता, तो ये कैसे हैं? लीनियर है, ऑलवेज लीनियर। इन जनरल द बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज इन बीटा। जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो हमेशा किस में होगा? बीटा में होगा। इसमें हमारे दो आते हैं गैग्स आते हैं, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स, और दूसरा हमारा जो इसमें आता है वो है हमारा पेप्टिडो ग्लाइकन। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हमें ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स पढ़ने हैं, और हमें पढ़ना है क्या? पेप्टिडो ग्लाइकन्स के बारे में। तो चलिए हम एक एक करके भी सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जो जिस तरह से हमारा प्रोटीन में क्या होता है कि जो mRNA बनेगा या जो प्रोटीन बनेगी उसमें अमाइनो एसिड का नंबर डिफाइन होता है। जैसे मान लो कि जो इंसुलिन है वो 51 अमाइनो एसिड की ही है। उसी तरह से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि जो पॉलीसेकेराइड की जो लेंथ होती है वो डिफाइन नहीं होती, तो डू नॉट हैव डिफाइंड लेंथ। यहाँ पर जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है। कभी मान लो कोई शुगर जो है वो 100 का बन रहा है, तो कभी वो जो है वो 102, 103 ऐसे मतलब वेरी करता रहता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा शुगर जो है वो 100 का ही बने या 102 का बने, ये वेरी करता रहता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो यहाँ पर जो शुगर में पॉलीसेकेराइड की लेंथ होती है वो डिफाइन नहीं होती है, लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं वहाँ पर लेंथ क्या होती है? डिफाइन होती है। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्च के बारे में। तो स्टार्च इज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। तो प्लांट क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको इन फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं अपने सेल में। स्टार्च सिंथेसाइज्ड इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेटिक सेल। जो स्टार जो है वो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा पोर्शन होता है वहाँ पर सिंथेसाइज्ड होता है, और वे सेल इसको सिंथेसाइज करेंगी जो फोटोसिंथेसिस कर रही होंगी। स्टार्च इज ए होमोपॉलीसेकेराइड एंड कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो ये हमारा कैसा शुगर है? स्टोरेज है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए हमारा बॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन अल्फा में होना चाहिए, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल है तो ये कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा। ये तीन पॉइंट हमें मेनली याद रखने हैं। तो स्टार्च इज ए होमोपॉलीसेकेराइड एंड कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट मिली हुई हैं, और जो एक दूसरे से बॉन्ड बना करके स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो ये है नॉन रिड्यूसिंग एंड है। बॉन्डिंग पैटर्न जो है इसमें वो है हमारा अल्फा 1:4, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फर्स्ट पोजीशन दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फोर्थ पोजीशन के साथ में रिएक्ट करती है। तो जो बॉन्डिंग पैटर्न है हमारा स्टार्च में वो है हमारा अल्फा 1:4। अब यहाँ पर देखिए इस दूसरे वाले शुगर का पहला चौथा बॉन्ड तो यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन इसका पहला जो है वो क्या है? एंड फ्री है। तो ये पहला जो है एंड वो आने वाले शुगर के चौथे एंड के साथ में रिएक्ट करेगा। इस तरह से एक के बाद एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं तो स्ट्रक्चर बनते रहेंगे। ये हो गया लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में। अब हमें इस लीनियर से ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करना होगा? तो आप देखिए कि पहला शुगर जो है उसका चौथा एंड फ्री है,
और जो सबसे लास्ट में शुगर ऐड हो रहा है उसका पहला एंड फ्री हो रहा है। तो लीनियर में अगर आपको पूछा जाए कि कितने रिड्यूसिंग और कितने नॉन रिड्यूसिंग एंड है, तो आप देख पा रहे हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर जब होगा स्टार्च का तो उसमें आपको एक रिड्यूसिंग मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, नॉन रिड्यूसिंग मिल रहा है। अब हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल जो है वो हमेशा कैसे होंगे, सॉरी जो स्टोरेज शुगर है वो हमारे कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे। तो स्टार्च हमारा स्टोरेज है, तो इसमें हमें ब्रांचिंग भी करनी होगी। तो जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर ब्रांच थी ना, तो ब्रांचिंग पॉइंट जो है उसमें बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है वो α1:6 होता है। अब देखिए ये मान लो लास्ट वाला हमारा शुगर था, अब इससे हमें ब्रांच निकालनी है। तो ये मेन ब्रांच थी, ये मेन चेन है, जैसे मान लो ये वाली जो चेन थी ये मेन चेन है, तो ये मेन चेन है। अब हमें इसमें ब्रांच लगानी है, तो क्या होगा कि जो अगला आने वाला शुगर है उसका पहला कार्बन, जो पहले से जो से ये वाली शुगर थी इसका ये 6 कार्बन है, तो ये ब्रांच मान लो यहाँ पर लग रही है ये। तो जो पहले जो आने वाला कार्बन है उसका पहला कार्बन, जो आने वाले शुगर का पहला कार्बन जो पहले से मेन चेन में प्रेजेंट है उसके 6 कार्बन के साथ में रिएक्ट कर जाता है। तो जो यहाँ पर ब्रांच पॉइंट जो है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो हमारी होती है क्या, α1:6। तो यहाँ पर अगर आप शुगर जोड़ दीजिए तो कुछ इसी तरह से ये मेन ब्रांच है, इसके ऊपर जैसे यहाँ पे नहीं जगह नहीं थी, तुमने यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है, तो ये ऊपर शुगर जुड़ गई, तो आने वाली शुगर का पहला कार्बन रिएक्ट कर गया है पहले से जो शुगर प्रेजेंट थी उसके 6 कार्बन के साथ में। अब हमें इसको और इलोंगेट करना होगा, तो यहाँ पे देखिए पहला तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन हमने देखा था कि जो केवल ब्रांच पॉइंट है वहाँ पर α1:6 है, लेकिन बाकी जो बॉन्डिंग है वो हमारा क्या था, α1:4 था। तो यहाँ पर देखिए पहला जो कार्बन है वो तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, इसका कौन सा कार्बन फ्री है, चौथा फ्री है। यानी कि जो आने वाला शुगर होगा, जैसे ये शुगर का हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसका चौथा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन है, ठीक है, या फिर हम लोग इसको एनोमेरिक कार्बन, तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर बॉन्डिंग पैटर्न हो जाएगा α1:4। तो एक पॉइंट इसमें हमें ये याद रखना है कि स्टार्च जो है, स्टार्च में बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो लीनियर के लिए होता है हमारा α1:4, और जो ब्रांच पॉइंट केबल होता है वहां पर हमारा होता है α1:6। उसके बाद जब ब्रांच पॉइंट लग जाएगा उसके बाद जो बॉन्डिंग होगी वो भी हमारी कैसी होगी, α1:4। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो बताइए जो यहाँ पर शुगर लगा हुआ है लास्ट वाला, इसका जो एंड है वो कैसा होगा, ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि इसका जो पहला कार्बन जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फ्री एनोमेरिक कार्बन से हम बताते हैं कि रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग। अगर फ्री एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है यानी कि पहला कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उसका OH ग्रुप क्या है, फ्री है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका OH ग्रुप यहाँ पर फ्री है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एंड है। लेकिन यहाँ पर देखिए चौथा कार्बन है, तो इसका जो OH ग्रुप है वो बॉन्डिंग में, ये चौथा कार्बन OH है, लेकिन यहाँ पहले कार्बन का OH जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए यहाँ पर कोई भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एंड ना होकर के कैसा है, ये चौथा कार्बन का नॉन रिड्यूसिंग एंड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्च में आपको नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग एंड बताने, तो उसके लिए आप क्या करना वो मैं आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्च जो है वो दो टाइप के शुगर का मिलकर बना हुआ है, एक होते हैं हमारे एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो है, अब जैसे यहाँ पर देखो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो कि दो कलर से, एक ब्लैक कलर से और ये स्काई ब्लू कलर है, तो आप स्काई ब्लू कलर को देखिए केवल एक छोटी सी लाइन गई हुई है और ये लाइन यहाँ पर खत्म हो गई है, ये हमारा क्या है, एमाइलोज है, लीनियर है। देखो यहाँ पर इस एमाइलोज में कोई भी ब्रांच नहीं निकली हुई है। और दूसरा है हमारा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन देखिए जो ब्लैक वाला कलर से रिप्रेजेंट किया गया है वो हमारा एमाइलोपेक्टिन है। ये देखिए एमाइलोपेक्टिन यहाँ तक की आया है, इसके बाद ये ब्रांच पॉइंट है, यहाँ से फिर दूसरी ब्रांच बन गई है, फिर यहाँ पे देखिए दूसरी ब्रांच बनी है, इस तरह से इसमें कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो जो हमारा एमाइलोज है, एमाइलोज हमारा अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और एमाइलोपेक्टिन जो है वो हमारा कैसा है, ब्रांच है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि एमाइलोज जो है वो 10 to 20% है केवल, और जो एमाइलोपेक्टिन है पूरा का पूरा पोर्शन ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, तो हमारा एमाइलोपेक्टिन होता है 80 से 90%। एमाइलोज इज अनब्रांच्ड पॉलीमर in which alpha D glucose are held together by 1s2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हमने अभी जैसे पीछे डिस्कस किया कि जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा बॉन्डिंग करेगा कौन सी, α1:4। तो एमाइलोज हमारा लीनियर है, कोई भी ब्रांच नहीं है उसमें, तो ये हमारी बॉन्डिंग इसमें होगी कौन सी, α1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात करते हैं वही एमाइलोपेक्टिन की, तो एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच पॉलीमर है, जिसमें क्या होता है कि दो तरह की बॉन्डिंग पाई जाएगी। लीनियर जैसे है तो इसमें α1:4 पाई जाएगी, और जो ब्रांच पॉइंट जहाँ पर होगा वहाँ पर हमारी α1:4
6 होगी, उसके बाद फिर हमारी कौन सी शुरू हो जाएगी, α1s2 4। तो α1s2 4 बॉन्डिंग फॉर लीनियर स्ट्रक्चर एंड α1s2 6 बॉन्डिंग आर प्रेजेंट एट द ब्रांच पॉइंट। तो एमाइलोपेक्टिन में दो तरह की बॉन्डिंग पाई जाएगी, α1s2 4 जो है वो लीनियर के लिए होगी, और जो ब्रांच पॉइंट है वहां पर हमारी कौन सी होगी, α1s2 6। तो आपसे पूछा जाए कि एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन में कौन कौन सी बॉन्डिंग पाई जाए, तो आपको क्या कहना है, एमाइलोज में पाई जाएगी α1s2 4 ओनली, और एमाइलोपेक्टिन में पाई जाएगी α1s2 4 फॉर लीनियर और α1s2 6 फॉर ब्रांच पॉइंट। उसके बाद में जब ब्रांच पॉइंट लग जाएगा उसके बाद जो मोनोमर जुड़ेंगे वो हमारे α1s2 4 से अटैच होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टेस्ट है जिसको हम लोग नाम देते हैं आयोडीन टेस्ट। तो किसी में स्टार्च, किसी सॉल्यूशन में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है उसको पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आयोडीन जो है वो रिएक्ट करता है एमाइलेज के साथ में, या एमाइलोज बोले, एंड प्रोड्यूस्ड ए डीप ब्लू कलर। और कैसा कलर देगा, देखिए यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, तो डीप ब्लू कलर है। तो स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है उसको पता करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, ये एमाइलोज, वो आयोडीन टेस्ट करते हैं। अब देखो बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूध बनाने के लिए उसमें खोया बनाने के लिए आलू का और इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, आलू शकरकंद, तो वो सब उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो आपको पता करना है कि जो खोया बना हुआ है वो प्योर है या नहीं है, तो आप उसके लिए क्या आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें स्टार्च होगा तो जब आप उसको आयोडीन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा कैसा होगा, डीप ब्लू कलर देगा। और ये हमारा वो है जिसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं वो पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, आयोडीन टेस्ट। अभी हमने पीछे पॉइंट छोड़ दिया था कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में अगर पूछा जाए आपसे कि कितने रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग एंड हैं तो वो आप कैसे बताएंगे। तो जो हमारा एमाइलोज होता है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा क्योंकि इसका पहला चौथा कार्बन फ्री है, और जो यहाँ लास्ट में जुड़ा हुआ है इसका हमारा पहला कार्बन फ्री है। तो इस जो एमाइलेज है लीनियर स्ट्रक्चर, तो इसमें एक रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि एमाइलोपेक्टिन में कितने रिड्यूसिंग कितने नॉन रिड्यूसिंग एंड है, तो आपको सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछना होगा कि ये बताइए सर कि उसमें ब्रांचेस कितनी है। तो जितनी ब्रांचेस हैं उतना आपको n+1 कर देना है। तो जैसे मान लो इसमें मैं बोलूँ आपसे कि 2 ब्रांच है, तो एक ब्रांच यहाँ से लग गई एमाइलोपेक्टिन में और दूसरी ये लग गई। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। अगर ब्रांच लगेगी तो नॉन रिड्यूसिंग एंड का नंबर बढ़ जाएगा, रिड्यूसिंग एंड हमेशा आपका कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अगर एमाइलोपेक्टिन में पूछा जाए तो आप सबसे पहले पूछेंगे ब्रांच कितनी है। मान लो उसने बोला कि 2 ब्रांच है, तो आपको क्या करना है, 2+1 कर देना है, और ये हो जाएगा 2+1 जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड के लिए, और जो केवल 1 होगा वो हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एंड होगा। तो रिड्यूसिंग एंड हमेशा एक रहेगा, और नॉन रिड्यूसिंग एंड जितनी ब्रांच होंगी उसमें हम एक जोड़ देंगे तो उतना नंबर हमारा हो जाएगा किसके लिए, नॉन रिड्यूसिंग एंड के लिए। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम एन यहाँ पर क्या है, एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ ब्रांचेज, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कितनी नॉन रिड्यूसिंग एंड होंगे और कितने रिड्यूसिंग एंड होंगे। आपको बस क्या पता करना होगा सबसे पहले कि उसमें ब्रांचेस कितनी है, जितने ब्रांचेज हैं उसमें +1 जोड़ देंगे उतना नॉन रिड्यूसिंग एंड प्रेजेंट होगा, और रिड्यूसिंग एंड हमेशा एक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया क्या, स्टार्च। ये स्टार्च जो था वो हमारा प्लांट्स में पाया जा रहा था। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन इज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ एनिमल्स। तो ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है, ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमने जो मेटाबॉलिज्म यूनिट जो हमारी चल रही है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन को देख पाएंगे। यहाँ पर हम बस ओवरव्यू समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में कैसे है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज इन द साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोजन है उसकी सिंथेसिस और स्टोरेज जो है वो दोनों कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो स्टार्च जो हमारा ग्लाइकोजन है वो हमारा साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होगी, और स्टोरेज भी वहीं पर होगा। और डिग्रेडेशन पूछा जाए तो जहाँ सिंथेसिस होगी वहीं पर इसका डिग्रेडेशन होगा इन एनिमल सेल में। ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड, तो स्टोरेज है तो हाईली ब्रांच्ड होना जाहिर सी बात है। ग्लाइकोजन कैसा है, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर। तो जो ये ग्लाइकोजन है वो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर से मिलकर बना होता है। जैसे पीछे वाले स्टार्च में कंडीशन थी वैसी कंडीशन यहाँ पर भी है। इसमें दो तरह की बॉन्डिंग पाई जाएगी, एक है α1s2 4 और दूसरी है हमारी α1s2
6। अल्फा 1:4 जो है वो हमारी लीनियर के लिए है, और जो ब्रांच पॉइंट होता है वहाँ पर हमारी कौन सी पाई जाएगी, ब्रांच पॉइंट पे हमारी पाई जाएगी अल्फा 1:6 बॉन्डिंग। ठीक है। ग्लाइकोजन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन स्टार्च में दो पार्ट थे, एक एमाइलोज था, एक दूसरा एमाइलोपेक्टिन था। तो जो ग्लाइकोजन है वो एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, यानी कि ये भी कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, लेकिन ये हाईली ब्रांच्ड होता है। एमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो उसमें जो ब्रांचिंग थी, जैसे मान लो ये ब्रांचिंग है तो ये 10 से 12 20 न्यूक्लियोटाइड के बाद आ रही थी, यहाँ पे 20 न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन जो हमारा ग्लाइकोजन है यहाँ पे क्या होगा कि 8 से 12 रेजिड्यू के बाद में ब्रांच लग जाएगी। तो जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, और एमाइलोपेक्टिन जो है वो उसमें ब्रांचिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ग्लाइकोजन में है। तो इन ग्लाइकोजन ब्रांचिंग अकर ऑन एवरेज ए ब्रांच एवरी 8 to 12 रेजिड्यू। अगर हम बात करें तो ये जैसे 8 से 12 रेजिड्यू लगेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रांच लग जाएगी। लेकिन जो एमाइलोज पेक्टिन था उसमें ब्रांच जो है वो 20 न्यूक्लियोटाइड के बाद, 20 न्यूक्लियोटाइड नहीं, 20 शुगर मोनोमर के बाद लग रही थी। ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि एमाइलोपेक्टिन लेस ब्रांच्ड है और ग्लाइकोजन जो है वो हाईली ब्रांच्ड है। इन हेपेटोसाइट ग्लाइकोजन इज फाउंड इन लार्ज अल्फा ग्रेन्यूल्स विच आर क्लस्टर ऑफ स्मॉलर बीटा ग्रेन्यूल्स। जो हेपेटोसाइट्स, देखो बॉडी की हर एक सेल जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करती है इन एनिमल, लेकिन मेनली जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है वो हमारे लिवर में स्टोर किया जाता है, और लिवर की जो सेल्स होती हैं उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, हेपेटोसाइट्स। तो इन हेपेटोसाइट्स ग्लाइकोजन इज फाउंड इन लार्ज अल्फा ग्रेन्यूल विच आर क्लस्टर ऑफ स्मॉलर बीटा ग्रेन्यूल्स। तो जो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है हेपेटोसाइट्स में वो लार्ज अल्फा ग्रेन्यूल्स के क्लस्टर होते हैं, और जो अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं ये स्मॉलर बीटा ग्रेन्यूल्स के क्लस्टर होते हैं। तो अगर बात किया जाए कि अल्फा ग्रेन्यूल्स जो है वो छोटे छोटे बीटा ग्रेन्यूल से मिलकर बने हुए हैं, each of which in a single highly branched glycogen molecule with an average molecular weight of several million। जो एक बीटा ग्रेन्यूल्स है ये हाईली ब्रांच ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिकुलर वेट सेवरल मिलियन तक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज क्वेश्चन ये आता है कि जो एनिमल सेल है वो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ही क्यों नहीं स्टोर करती, उसको ग्लाइकोजन बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये दो सेल हैं, इस सेल में हमने क्या किया है कि ग्लूकोज को रखा हुआ है केवल। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में रखा गया है। तो जब आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं तो ग्लूकोज जो है वो सॉल्युबल होता है, जिससे क्या होता है कि सेल की ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो मान लीजिए होगी 0.4 मोलर। लेकिन जब हम इतना ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जितनी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर है इतने ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम ग्लाइकोजन फॉर्म में रखते हैं, तो सेल की ऑस्मोलैरिटी जो है वो 0.01 माइक्रोमोलर होती है। तो ये ऑस्मोलैरिटी बहुत कम है। अब देखिए क्या होगा, जब हम ग्लूकोज को स्टोर करेंगे सेल में तो क्या होगा, अंदर की सेल की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो बाहर से वाटर मूव करके क्या करेगा, अंदर आने लगेगा, जिससे इस सेल की जो है वाटर कंटेंट अधिक होने से सेल के अंदर ये रप्चर कर जाएगी और जो है वो सेल लिसिस हो जाएगी। इसको जरा हम इमेज में समझते हैं कि देखिए ये एक सेल है, ये अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि जितना डिजोल्व कंटेंट बाहर है उतना ही सेल के अंदर है, यानी कि नेट मूवमेंट वाटर का इक्वल है, जितने वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं। और इस जिस मीडियम में ये प्रेजेंट है उसे हमने नाम दिया क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे नेट वाटर मूवमेंट नहीं है, जितना अंदर जा रहा है वाटर उतना ही क्या हो रहा है, वाटर बाहर आ रहा है। अब देखिए एक कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है कि दो कंडीशन में हम इसको रख रहे हैं, एक हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रख रहे हैं। देखो हाइपरटोनिक, टोनिक मतलब हो गया डिजोल्व कंटेंट, यानी कि वो मीडियम जिसमें वाटर कम है और डिजोल्व कंटेंट क्या है, ज़्यादा है। और हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, टोनिक मतलब डिजोल्व कंटेंट। तो यानी कि जो डिजोल्व कंटेंट है वो ज़्यादा है बाहर की तरफ और वाटर जो है वो कम है। इस कंडीशन में क्या होगा कि अंदर जो सेल के वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे वो अंदर से वाटर मूव करके क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर अंदर से वाटर मूव करके बाहर आ जाएगा तो जो सेल है वो हमारी जैसे नॉर्मल पहले इस कंडीशन में थी, तो सेल जो है वो हमारी क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में सेल जो है वो कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। वहीं दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो बाहर की तरफ जो है वो डिजोल्व कंटेंट कम है, यानी कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। तो जब बाहर की तरफ वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बाहर से वाटर मूव करके सेल के अंदर चला जाएगा।
तो यानी कि इन्वायरमेंट कैसा, हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम और टोनिक मतलब डिजोल्व कंटेंट। तो बाहर की तरफ डिजोल्व कंटेंट क्या है, कम है। तो वाटर जो है वो बाहर से मूव करके कहाँ चला गया, सेल के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब अंदर वाटर बढ़ेगा तो ये इसकी वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ जैसे एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब ये वाटर सेल के अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये सेल जो है वो रप्चर हो जाएगी और इसकी डेथ हो जाएगी। यही कंडीशन फॉलो होगी जब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टोर कर लेंगे सेल के अंदर। तो बाहर जो है वो जो वाटर कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन अंदर जो है वो सॉल्यूट ज़्यादा होने की वजह से बाहर से वाटर मूव करके क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। और जब ये वाटर अंदर आएगा तो ये वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगा, इस सेल की क्या हो जाएगी, लिसिस हो जाएगी या सेल बस्ट हो जाएगी। यही रीज़न है जिसकी वजह से जो नेचर है, नेचर ने ह्यूमन बॉडी को ऐसे इवॉल्व कराया कि वो ग्लूकोज को ना स्टोर करके किसको स्टोर करने का काम करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, जाके सेल की ऑस्मोलिटी जो है वो बनी रहे। ये कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। बात करते हैं डेक्स्टन की। तो डेक्स्टन इज ए ब्रांच स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। जिस तरह से प्लांट में हमारा स्टोरेज शुगर है स्टार्च, ठीक है, एनिमल में हमारा स्टोरेज शुगर है ग्लाइकोजन, वैसे हमारा बैक्टीरिया और जो ईस्ट होते हैं वहाँ पर स्टोरेज शुगर जो है वो हमारा क्या है, डेक्स्टन है। स्टोरेज है इसलिए ये हमारा कैसा है, ब्रांच्ड है, ठीक है। डेक्स्टन कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर। ये किसका बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर का बना होता है। डेक्स्ट्रन कंटेन अल्फा 1s3 एंड अल्फा 1s6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए ग्लाइकोजन और स्टार्च में हमारा अल्फा 1s4 था और अल्फा 1s6 था। अल्फा 1s4 था हमारा लीनियर के लिए और ये है हमारा ब्रांच पॉइंट के लिए। लेकिन जो डेक्स्टन है इसमें हमारा बॉन्डिंग पैटर्न कैसा है, अल्फा 1s3 है और अल्फा 1s6 है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो अल्फा 1s6 होता है ये हमारा लीनियर के लिए होता है, लेकिन जो अल्फा 1s3 होता है ये हमारा ब्रांच पॉइंट के लिए होता है। ये पॉइंट दोनों में डिफर है, ये आपको याद रखना है। तो अल्फा 1s3 रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग, अल्फा 1s3 बॉन्डिंग जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने ये तीनों जो स्टोरेज शुगर थे, स्टार्च, ग्लाइकोजन और डेक्स्टन, इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल शुगर के बारे में। तो हमारा जो स्ट्रक्चरल शुगर है, जो प्लांट में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो हमारे सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज इज ए टफ फाइब्रस वाटर insoluble substance structural sugar polymer that form the cell wall of plant cell। जो हमारा सेलुलोज होता है वो टफ फाइब्रस वाटर इंसॉल्युबल, यानी कि अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करें तो डिजोल्व नहीं होगा, और शुगर पॉलीमर होता है। स्ट्रक्चरल भी है क्योंकि स्ट्रक्चर बनाता है ये प्लांट का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है या जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, तो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेलुलोज इज ए वाटर इनसॉल्युबल अनब्रांच्ड रोप लाइक स्ट्रक्चर। तो अनब्रांच्ड मतलब हमने जैसे अभी डिस्कस किया था कि जो स्ट्रक्चर हैं वो कभी भी ब्रांच नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, अनब्रांच्ड होंगे। तो वाटर इंसॉल्युबल है, अनब्रांच्ड है और रोप लाइक है, यानी कि रस्सी की तरह स्ट्रक्चर है। सेलुलोज कंसिस्ट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, बीटा 1s4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो हमने डिसाइड किया पीछे डिस्कस किया था कि जो बीटा फॉर्म है वो मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू अल्फा। जो हाँ स्ट्रक्चरल की बात होगी तो वहाँ पर क्या आएगा, बीटा फॉर्म आएगी। तो जो यहाँ पे बॉन्डिंग पैटर्न है वो बीटा 1s4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। बात करते हैं नोट की। तो एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलोज एंजाइम। जो एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनमें एक एंजाइम जो होता है सेलुलोज वो एब्सेंट होता है, जो बीटा 1s4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो एक चीज़ आपने पता पढ़ा होगा कि जो ट्राइको निम्फा जो है, जो दीमक होते हैं, दीमक आपने सुना है कि वुडन को खा जाते हैं, ठीक है, लकड़ी को खा जाते हैं दीमक। तो जो दीमक है उनके पास भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है। जो जो हमारा दीमक है, टर्माइट है, उसके साथ में एक सिम्बायोटिक में एक ट्राइकोनिम्फा नाम का रहता है, पैरासाइट कहें या फिर हम बोले प्रोटोजोन। वो क्या करता है, उसके पास में सेलुलोज एंजाइम होता है, वो सेलुलोज को डिग्रेड करने का काम करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, हो सकता है कि कभी पूछा जाए।
तो एनिमल जो है उनके लिए सेलुलोज की कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है सेलुलोज, वो एनिमल्स में एब्सेंट होता है। सेलुलोज हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर एनिमल्स। तो इस तरह से हमने ये नोट पॉइंट को डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काइटिन की। तो काइटिन भी स्ट्रक्चरल सुगर पॉलीमर है। ये भी कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। ये बनाता है सेल वॉल ऑफ फंगल एंड हार्ड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। जो फंगस की सेल वॉल होती है उसमें काइटिन पाया जाएगा, और जो इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर इंसेक्ट को आप देख पा रहे हैं, इसकी जो ये बाहर वाली जो ये कवरिंग है, ये हमारी बनी होती है किसकी, काइटिन की। तो काइटिन इज ए अनब्रांच्ड स्ट्रक्चरल सुगर पॉलीमर that form the cell wall of fungal cell and hard exoskeleton of insects. Chitin is a polymer of beta D N-acetyl glucosamine unit and has beta 1s4 glycosidic linkage. जो काइटिन है वो पॉलीमर होता है बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। बीटा होना जाहिर सी बात है, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसकी अमाइनो ग्लूकोज में अगर हम क्या करें, एसिटाइल ग्रुप जोड़ दें, यहाँ पर अमाइन ग्रुप है और ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ग्लूकोज है, एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है और अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ एन के नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग है एसिटाइल की, तो एन एसिटाइल नाम दिया। तो जो हमारा काइटिन होता है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की जो यूनिट है उसके बीच में बॉन्डिंग पैटर्न क्या होगा, 1s4। तो देखिए एक शुगर का फर्स्ट कार्बन और दूसरे शुगर का फोर्थ कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो एक एंड है ये होगा हमारा कैसा, रिड्यूसिंग, और एक एंड है वो हमारा कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग। और ब्रांच तो इसमें होगी नहीं क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रक्चर है। बात करते हैं अब, ये हमने दोनों डिस्कस कर लिया है, हमने डिस्कस कर लिया है सेलुलोज को भी और काइटिन को भी। हमने होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड में होमोपॉलीसेकेराइड का जो स्टोरेज है और जो स्ट्रक्चरल है दोनों डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड की। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सुगर्स। हेट्रोपॉलीसेकेराइड हैं वो एक से अधिक टाइप के शुगर से मिलकर बने होते हैं, शुगर मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। इसमें हमें गैग्स यानी ग्लाइकोजेमाइनोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोजेमाइनोग्लाइकन्स की। इसे शॉर्ट फॉर्म में गैग्स कहा जाता है, और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। तो ये गैग्स जो हैं ये भी हमारे कैसे हैं, स्ट्रक्चरल हैं। तो स्ट्रक्चरल हमेशा कैसे होंगे, अनब्रांच्ड होंगे। तो गैग्स आर अनब्रांच्ड हेट्रोपॉलीसेकेराइड फाउंड इन एनिमल एंड बैक्टीरिया। गैग्स जो है वो अनब्रांच्ड हेट्रोपॉलीसेकेराइड हैं जो बैक्टीरिया और एनिमल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट्स में दिए गए, जरा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो गैग्स जो है वो प्लांट में एब्सेंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गैग्स प्लांट में प्रेजेंट है तो आप कहेंगे नहीं, गैग्स जो है वो प्लांट में क्या है, एब्सेंट है। In animals, gags are present in extracellular spaces and essential to ECM। जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल के जो बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उससे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, या फिर हम लोग जो स्पेस जो बाहर ये मटेरियल प्रेजेंट है, जो फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको हम लोग ECM नाम देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, या फिर इसको हम लोग ECF भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट होता है बाहर उसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस बोलते हैं। तो जो गैग्स हैं वो सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है स्पेसिस में उसमें पाए जाते हैं इन एनिमल्स में। ईच गैग्स कंसिस्ट ऑफ ए रिपीटेटिंग डाइसेकेराइड यूनिट। जो प्रत्येक गैग होता है यानी ग्लाइकोजेमाइनोग्लाइकन्स होते हैं वो रिपीटेटिंग डाइसेकेराइड यूनिट के मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो डाइसेकेराइड है, फर्स्ट सेकेंड, तो ये डाइसेकेराइड रिपीटेड होगी, यानी कि फिर आ जाएगा फर्स्ट, फिर आ जाएगा सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। इस तरह से ये रिपीटेटिंग डाइसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जो इसमें शुगर होगी वो एक एसिडिक शुगर होती है जिसे हम लोग ग्लूक्रोनिक एसिड बोलते हैं। और दो मॉलिक्यूल हैं तो एक हमारा हो गया ग्लूक्रोनिक एसिड, और जो दूसरा मोनोमर होगा वो हमारी एक एमाइनो शुगर होगी। जनरली वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन होता है। यानी कि एक होगी एमाइनो शुगर और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा डाइसेकेराइड है ना, डाइसेकेराइड की रिपीटेटिंग यूनिट है, तो एक होगा हमारा एसिडिक शुगर और दूसरा होगा हमारा एनेस्टाइल गैलेक्टोसामीन होगा या फिर एनेस्टाइल ग्लूकोसामीन होगा। बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, तो जो हमारे गैग्स हैं वो लुब्रिकेंट की तरह वर्क करते हैं इन जॉइंट्स। तो जो गैग्स हैं वो जॉइंट्स के बीच में लुब्रिकेंट का वर्क करते हैं जिससे कि जॉइंट्स में जो है वो पेन ना हो।
जो ओल्ड एज होती है, ओल्ड एज में जब इंसान जाता है तो जो वहाँ पर जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका अमाउंट घटने लगता है, तभी उनके घुटनों में दर्द, ये सब समस्याएं आने लगती हैं। एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ये जब आप दौड़ते हैं या रनिंग करते हैं उस टाइम पर आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें शॉक एब्जॉर्बर के रूप में भी काम करता है। मेंटेन हाइड्रेटेड कंडीशन ऑफ ईसीएम, ये ईसीएम की हाइड्रेटेड कंडीशन को मेंटेन करता है। और जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको ये रोकने का काम करता है ब्लड वेसल्स में। जो ब्लड वेसल्स है जब इसमें ब्लड फ्लो करता है तो आप देखेंगे वो ब्लड क्लॉट नहीं करता, वो एक फ्लूइड स्टेट में बहता रहता है। लेकिन जब यहाँ से ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी, जैसे वो बाहर कांटेक्ट में आएगा वो क्लॉट कर जाता है। तो जो ये अंदर ब्लड वेसल की जो क्लॉटिंग नहीं हो रही है वो गैग्स की वजह से हो रही है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सा गैग जो है वो जो ब्लड क्लॉटिंग को रोक रहा होता है। तो ये सारे हो गए क्या गैग्स के सिग्निफिकेंस की, उसका क्या क्या रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं गैग के, उनको जरा हम डिस्कस करते हैं। तो ऑल गैग्स कैरी ए निगेटिव चार्ज, तो जितने भी गैग्स होते हैं उन पे हमेशा कैसा चार्ज होता है, निगेटिव होता है। या तो वो निगेटिव चार्ज ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो यहाँ पर प्रेजेंट है इसकी वजह से आ रहा होगा, या फिर वो आ रहा होगा जो यहाँ पर जो ये सल्फ सल्फ SO4 जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी वजह से आ रहा होता है। ठीक है, सल्फेट की वजह से आ रहा होगा निगेटिव चार्ज, या फिर वो COO- जो है उसकी वजह से आ रहा होगा। तो सारे गैग्स कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। ऑल गैग्स आर सल्फेटेड एक्सेप्ट हाइलोरोनिक एसिड। तो देखिए हाइलोरोनिक एसिड या हाइलोरोनान जो है इसी को हम लोग हाइलोरोनिक एसिड भी बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए कहीं पर भी आपको कोई भी सल्फेट ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है। तो केवल हाइलोरोनिक एसिड को छोड़ करके बाकी के सारे गैग्स जो है वो सल्फेटेड होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सल्फेट ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर भी सल्फेट ग्रुप दिख रहा है, और आपको यहाँ पर भी सल्फेट ग्रुप दिख रहा है। तो सारे गैग सल्फेटेड हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके, हाइलोरोनिक एसिड को छोड़ करके। ऑल गैग्स कंटेन एसिडिक शुगर एक्सेप्ट केराटिन सल्फेट। तो आप देखिए ये केराटिन सल्फेट है, ठीक है। केवल केराटिन सल्फेट को छोड़ करके बाकी के सारे शुगर जो होते हैं उन पे देखिए आपको एसिडिक शुगर में कन्वर्ट करना था, तो हमने डिस्कस किया हुआ है कब एसिडिक शुगर बनेगी और कब शुगर अल्कोहल बनेंगे। तो सब में देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि सारे कैसे हैं, एसिडिक शुगर है। लेकिन जो हमारा केवल केराटिन सल्फेट है इसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यानी कि केवल केराटिन सल्फेट ही ऐसा होता है जिसमें एसिडिक शुगर नहीं पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो हाइलोरोनिक एसिड है वो सल्फेटेड नहीं है, और एसिडिक शुगर जो है वो केराटिन सल्फेट में नहीं पाया जाता है। ऑल गैग्स फॉर्म प्रोटियोग्लाइकन एक्सेप्ट हाइलोरोनिक एसिड। जो ये हाइलोरोनिक एसिड है इसको छोड़ करके बाकी के सारे गैग जो है वो प्रोटियोग्लाइकन बनाते हैं, यानी कि जो शुगर है वो प्रोटीन के साथ में जुड़ते हैं और प्रोटियोग्लाइकन बनाते हैं, लेकिन हाइलोरोनिक एसिड है वो प्रोटियोग्लाइकन नहीं बनाता है। चलिए यहाँ पे शुगर मोनोमर की बात करते हैं, कौन सा शुगर मोनोमर है और ये सल्फेटेड है या नहीं है उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा हाइलोरोनिक एसिड, इसमें दो शुगर पाए जा रहे हैं। पहला है ग्लूक्रोनिक एसिड, तो डी ग्लूक्रोनिक एसिड, ग्लूक्रोनिक एसिड को हम लोग यूरोनिक एसिड भी नाम देते हैं। एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, तो देखिए यहाँ पर है ये हमारा GLC, मतलब ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है ए मतलब एसिड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया ग्लूक्रोनिक एसिड। और GLC मतलब ग्लूकोज, एन मतलब जो यहाँ पर एन प्रेजेंट है, और ए मतलब AC मतलब एसिटाइल। तो ये हो गया हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो शुगर डाइमर की रिपीटेटिंग यूनिट होती है, तो यहाँ पर हो गया डी ग्लूक्रोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। बात करते हैं शुगर मोनोमर हो गए हमारे कौन कौन से, यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन इन हाइलोरोनिक एसिड। बात करते हैं सल्फेटेड है या नहीं है, तो ये सल्फेटेड नहीं है, आपको इसमें कहीं पर भी सल्फेट ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा है हमारा हेपेरिन सल्फेट, ये हमारा जो शुगर मोनोमर है डी ग्लूक्रोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जो डाई सेक्राइड है उसकी रिपीटेटिंग यूनिट का बना होता है, और ये हाईली सल्फेटेड होता है। अब जैसे आप इधर स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर हेपेरिन सल्फेट है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा IDOA2S, 2S यानी कि ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पर हमारा सल्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। और IOA मतलब है जो, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियोरोनिक एसिड। थेरेपेटिक हेपेरिन जो होता है उसमें ग्लूक्रोनिक एसिड की जगह क्या होता है, आइडियोरोनिक एसिड होता है, इसलिए हमने इसको IDOA से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ए मतलब एसिड हो गया। तो ये हमारा कैसा है, हाईली सल्फेटेड होता है। देखिए यहाँ पर एक सल्फेट ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर। इस तरह से इसमें आप देख पा रहे हैं तो 3 सल्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईली सल्फेटेड कौन सा गैग होता है, तो आप नाम लेंगे किसका, हेपेरिन सल्फेट का।
अब हमारी बात करते हैं केराटिन सल्फेट की। तो केराटिन सल्फेट जो है वो हमारा डी गैलेक्टोज प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना हुआ होता है। इसमें यूरोनिक एसिड या फिर हम बोलें कि एसिडिक शुगर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम शुगर का ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो हमारी एसिडिक शुगर बन रही थी, तो यहाँ पर एसिडिक शुगर प्रेजेंट नहीं है। ये बना हुआ है डी गैलेक्टोज। अब देखिए आप केराटिन सल्फेट, तो ये हमारा केराटिन सल्फेट है। यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ माइनस जो ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का। आप कैसे पहचानेंगे? तो फोर्थ पोजीशन पर अगर ओ एच ग्रुप ऊपर है तो हमारा स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? गैलेक्टोज का है। तो इसमें गैलेक्टोज है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो कैसा है? बीटा 1:4। यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉन्डेंटिंग सल्फेट है इसमें बीटा 1:3 होता है, और जो हाइलोरोनिक एसिड है यहाँ पर जो बॉन्डिंग है ये बीटा 1:3 है। जो हमारा केवल हेपेरिन है, हेपेरिन में अल्फा 1:4 बॉन्डिंग होती है, बाकी सब में बीटा बीटा बॉन्डिंग है। हाइलोरोनिक एसिड और कॉन्डेक्टिन में बीटा 1:3 है, और जो केराटिन सल्फेट है इसमें बीटा 1:4 है। ठीक है, अब इसके आगे हम जरा डिस्कस करते हैं। तो आप ये बॉन्डिंग में भी मत जाइए, आप इतना समझ लीजिए केवल बीटा बॉन्डिंग है, बाकी के सल्फेट्स में केवल जो हेपेरिन है वहाँ पर अल्फा बॉन्डिंग है। अगर आप याद रख पाए तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। तो अगला जो है हमारा डरमेटिन सल्फेट है और कॉन्डेक्टिन सल्फेट है। ये डरमेटिन, देखो डरमेटिन मतलब होता है स्किन से रिलेटेड, और कॉन्डेक्टिन जो सल्फेट है ये बने होते हैं डी ग्लूक्रोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन के, और ये भी कैसे होते हैं? सल्फेटेड होते हैं। तो ये देखिए हमारा ये हो गया कॉन्डेक्टिन सल्फेट या फिर हम कहें डरमेटिन सल्फेट। तो इसमें भी एक एसिटिक शुगर प्रेजेंट है, ग्लूक्रोनिक एसिड, और बॉन्डिंग जो है वो बीटा 1:3 है। सल्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है फोर्थ पोजीशन पर। तो ये है हमारा एन एसिटाइल गैलेक्टोसा। तो गैलेक्टोसा को गैल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस तरह से अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है उनके उनके अल्फ़ाबेटिक नोमेनक्लेचर द्वारा, उसी तरह से जो शुगर्स होते हैं उनको भी उनके अल्फ़ाबेटिक नोमेनक्लेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जीएलसी ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है, गैल मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है गैलेक्टोज को। तो यहाँ पे देखिए गैल मतलब हो गया गैलेक्टोज, और एन मतलब ये नाइट्रोजन से हो गया, सॉरी एन मतलब ये नाइट्रोजन हो गया, और एसिटाइलेटेड है ना, तो ए सी मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है एसिटाइलेशन को, और 4s यानी कि फोर्थ पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? सल्फेट जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए ये है हमारा जी ऑक्सीजन के पास में, तो यानी कि हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो चौथी पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? सल्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसे रिप्रेजेंट कर दिया 4s से। जैसे यहाँ पर देखो ये छठा कार्बन है, तो छठी कार्बन पर सल्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसको 6s से रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो इस तरह से ये हमने स्ट्रक्चर देख लिए गैग्स के कि कैसे गैग बनते हैं, उसमें बॉन्डिंग कौन कौन सी प्रेजेंट है। तो आप याद रखिए कि दो जो है हाइलोरोनिक एसिड और कॉन्डेक्टिन सल्फेट, इसमें बीटा 1:3 बॉन्डिंग है। जो डाइसल्फाइड है उनके बीच में, जो डाइसल्फाइड नहीं, जो डाईपेप्टाइड है उनके बीच में, और उसके बाद में 1:4 है, और यहाँ पर 1:3। इस तरह से आप बॉन्डिंग को भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम शुगर के रिस्पेक्ट में पेप्टिडोग्लाइकन पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस कैसे होती है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, वो पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर है, तो हम उस हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन इज ए हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड मतलब एक से अधिक टाइप के मोनोमर इसमें क्या है? मिले हुए हैं, जिससे ये बना हुआ है। दैट फॉर्म द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी। देखो स्ट्रक्चर है तो हमेशा किस में होगा? बीटा में होगा। और आपको पता है शुगर हमेशा कौन से कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं? डी में होते हैं। तो बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नैग भी बोलते हैं। एंड बीटा डी एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या? नैम। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो हमारा नैम और नैग जो डाईपेप्टाइड होती हैं उसकी रिपीटेटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है। इन पेप्टिडोग्लाइकन नैम एंड नैग यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय बीटा 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा है यानी कि ये कैसा है? स्ट्रक्चरल है। तो देखो ये जो एक हो गया हमारा नैम, और ये हो गया हमारा क्या? नैग। तो ये दोनों आपस में जो ये बॉन्ड जो से जुड़े हुए हैं उस बॉन्ड का नाम क्या है? बीटा 1:4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा बीटा 1:4 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो वो पॉइंट इस क्लियर हो गया कि बीटा 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। पॉलीमर ऑफ नैग एंड नैम आर इंटरकनेक्टेड बाय ए स्मॉल पेप्टाइड कंटेनिंग डी अमाइनो एसिड, हेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। तो देखो होता क्या है कि ये देखो ये नैम है और नैग है, और यहाँ पर नैम है और
नेग है, तो ये दोनों आपस में, ये जो अमाइनो एसिड है इनके द्वारा जुड़े रहते हैं, और ये अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस जो वो है वो डी फॉर्म में होता है। तो देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली डी फॉर्म में पाए जाते हैं, उसी तरह से हम जो अमाइनो एसिड है वो मेनली एल फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमारा पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है वो डी फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखो, शुगर में डी और एल का हम डिस्क्रिमिनेशन ऐसे कर रहे थे कि जो लास्ट कायरल कार्बन है उसका अगर ओ एच ग्रुप राइट साइड है तो डी है, और अगर लेफ्ट साइड है तो वो एल है। लेकिन जो हमारा अमाइनो एसिड होता है इसमें हम NH3 ग्रुप से डिसाइड करते हैं। अगर NH3 ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है तो ये हमारा डी फॉर्म है, अगर ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो ये हमारा एल फॉर्म है। तो नेचर में मेनली एल फॉर्म अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन जो पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर डी फॉर्म अमाइनो एसिड भी पाए जाते हैं। तो ये जो नेम और नैग है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो स्मॉल पेप्टाइड है जिसमें पाए जा रहे हैं क्या, डी अमाइनो एसिड, इसीलिए इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, पेप्टिडोग्लाइकन। क्योंकि शुगर तो है और वो जुड़े हैं किससे, पेप्टाइड से, तो इसलिए हमने नाम दे दिया क्या, पेप्टिडोग्लाइकन। ग्लाइकन जो है वो जुड़े हुए हैं पेप्टाइड्स के साथ में। लाइसोजाइम कैन डिस्ट्रॉय पेप्टिडोग्लाइकन बिकॉज इट हाइड्रोलाइज β1s2 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो, यहाँ पर जो β1s2 4 बॉन्डिंग प्रेजेंट है ना इनके बीच में, इसको ब्रेक करने का काम करता है लाइसोजाइम। तो जब लाइसोजाइम इन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो नेम और नेग साथ में रह नहीं पाएंगे। इस तरह से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो डिग्रेड हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया के लिए कैसा है, लीथल है। अगर लाइसोजाइम से हम बैक्टीरिया को ट्रीट करा दें तो उसकी सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा, जिससे उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये β1s2 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस में एंजाइम इन्वॉल्व होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। तो ये क्या है कि ट्रांसपेप्टाइडेज की जो एक्टिविटी है उसको इरिवर्सिबली, यानी कि उसके साथ एक बार बाइंड करेगा, उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देगा, जिससे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो अगर कहा जाए कि बैक्टीरिया को ट्रीट करा दिया जाए किससे, पेनिसिलिन से, तो वो उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देगा, जिससे उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सेल वॉल सिंथेसिस को रोक रहा है, यानी कि जैसे मान लो ये दो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो इन इससे जो नए बैक्टीरिया जो बन रहे हैं ये नए बैक्टीरिया के बनने को रोकेगा। लेकिन अगर जो बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट है उनकी डेथ को ये कॉज नहीं करेगा। तो नए बैक्टीरिया के सिंथेसिस को रोक रहा है, लेकिन जो पहले से बैक्टीरिया प्रेजेंट है पेनिसिलिन उनकी सिंथेसिस उनको डेथ को कॉज नहीं कराएगा, क्योंकि ट्रांसपेप्टाइडेज यानी कि जो नए बैक्टीरिया जो सेल वॉल बन रही होती है उसको रोकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पहले से प्रेजेंट बैक्टीरिया उनकी डेथ कॉज नहीं कराएगा, जो नए बैक्टीरिया बन रहे हैं उनको बनने नहीं देगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है पेप्टिडोग्लाइकन, लाइसोजाइम और पेनिसिलिन कैसे उसकी डेथ को कॉज करते हैं। बात करते हैं हम आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल की। तो वहां पर नेम और नेग प्रेजेंट था। तो जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है इसमें हम बोलते हैं कि स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर नेम की जगह क्या आ गया है, नेट। इसको हम लोग बोलते हैं एन एसिटाइल टेलोसा म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, द बैक्टीरियल आर्कीबैक्टीरियल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग नैग नेट नैग नेट। इस तरह से ये डाई सेक्राइड है उसकी रिपीटेटिंग यूनिट के थ्रू बनती है। और जो यहाँ पर बॉन्डिंग पैटर्न होता है वो होता है β1s2 3। पीछे बॉन्डिंग पैटर्न था वो हमारा था β1s2 4, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में जो हमारा बॉन्डिंग पैटर्न है ये है β1s2 3। पेप्टाइड्स दैट कनेक्ट ग्लाइकन पॉलीमर टुगेदर कंसिस्ट ऑफ एल अमाइनो एसिड। यहाँ पर देखिए जो अमाइनो एसिड थे वो डी और एल दोनों थे, लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल होगी यहाँ पर जो अमाइनो एसिड होंगे ये कैसे होंगे, एल होंगे। तो जो हमारा पेनिसिलिन था वो वर्क कर पा रहा था ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम पर, लेकिन यहाँ पर एल अमाइनो एसिड होने की वजह से और बॉन्डिंग पैटर्न β1s2 3 होने की वजह से ना तो आर्की बैक्टीरिया पर लाइसोजाइम वर्क कर पाते हैं, क्योंकि लाइसोजाइम वर्क करते थे β1s2 4 पर, और पेनिसिलिन वर्क कर रहा है जो डी और एल वाला जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है उस पर। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड ही अलग है, तो पेनिसिलिन और लाइसोजाइम दोनों से इंसेंसिटिव होते हैं कौन, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि आर्की बैक्टीरिया को आपने ट्रीट करा दिया पेनिसिलिन से या लाइसोजाइम से तो क्या उनकी डेथ हो जाएगी, तो उनकी डेथ नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर रोल है कुछ पॉलीसेकेराइड का उनको डिस्कस करना है।
तो सबसे पहले हमने स्टार्च डिस्कस किया था। स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन था, तो दोनों होमोपॉलीमर थे, यानी कि जो मोनोसेक्राइड्स जो जुड़े हुए थे वो सारे के सारे कैसे थे, एक जगह से थे। तो अमाइलोज में बॉन्डिंग जो थी अल्फा 1:4 थी, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर था। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में दोनों तरह की 1:4 भी थी और 1:6 भी थी। 1:6 वाली जो होती है वो ब्रांचिंग के लिए होती है। ठीक है। साइज या नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, तो जो लीनियर वाला एमाइलोज है इसमें 50 से 5000 तक है, और जो एमाइलोपेक्टिन होता है ये ब्रांच होता है तो इसमें 10⁶ तक मोनोमर हो सकते हैं। ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं इन प्लांट में। ठीक है। दूसरा था हमारा ग्लाइकोजन, ये भी होमोपॉलीमर था। इसमें बॉन्डिंग अल्फा 1:4 लीनियर के लिए थी और अल्फा 1:6 जो है वो ब्रांचिंग के लिए थी। इसमें 50,000 जो शुगर मोनोमर ग्लूकोज है वो हो सकते हैं। इसका जो रोल है ये एनर्जी स्टोरेज के रूप में था इन बैक्टीरिया एंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल और बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन ग्लूकोज को स्टोर करने का काम कौन करता है, ग्लाइकोजन करता है। बात करते हैं सेलुलोज की, तो ये स्ट्रक्चर है, ये होमोपॉलीमर है। इसमें बीटा 1:4 बॉन्डिंग पाई जाती है, और ये जो हमारा ग्लूकोज है उसका पॉलीमर होता है। इसमें 15,000 तक मोनोमर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल वर्क है, इन प्लांट गिव रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल। ये प्लांट की सेल वॉल में रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। काइटिन, ये भी होमोपॉलीमर है। इसमें बॉन्डिंग जो है वो बीटा 1:4 है। ये एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन के डाइमर जो सभी मोनोमर होता है उससे मिलकर बना होता है। ये वेरी वेरी लार्ज होता है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इन इंसेक्ट, स्पाइडर, क्रेस्टेशियस, गिव रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू एक्सोस्केलेटन। जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है उसको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कौन, काइटिन। डेक्सट्रेंस की बात करते हैं तो इसमें अल्फा 1:6 जो है वो लीनियर के लिए और अल्फा 1:4 जो है वो ब्रांचिंग के लिए पाई जाती है। वाइड रेंज होती है। ये स्ट्रक्चरल का काम करता है इन बैक्टीरिया और एक्स्ट्रा सेलुलर एडेसिव के रूप में भी काम करता है। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। बीटा 1:4 बॉन्डिंग होती है। इसमें नेम और नेक प्रेजेंट होते हैं। वेरी लार्ज होता है। स्ट्रक्चरल का काम करता है इन बैक्टीरिया। गिव रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू सेल एनवेलप। जो बैक्टीरियल सेल का जो सेल एनवेलप होता है उसको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हाइलुरोन या जो गैग की बात करें तो ये हेट्रो एसिडिक शुगर होती है इसमें। तो इसमें बॉन्डिंग पैटर्न है बीटा 1:3, और जो मॉलिक्यूल है वो ये इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख तक मॉलिक्यूल इसमें हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल इनवर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट है उसमें स्ट्रक्चरल के रूप में काम करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के रूप में काम करता है। डर्मेटिन सल्फेट जैसे स्किन में वर्क कर रहा है। ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू, विस्कोसिटी एंड लुब्रिकेशन इन जॉइंट्स, ये सब इसके फंक्शन है। अब देखो ए और बी से यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दिया गया है। ए एब्रीवेशन है, देखो ए यहाँ पर दिया गया है और ये दिया गया है बी। ए में दिया गया है कि वो होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है, और जो बी है, बी में बताया गया है कि वो कौन कौन से डाइसेक्राइड्स जो हैं उनकी रिपीटेटिंग यूनिट का बना हुआ है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनके बारे में। अगर इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है या कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप इसको डिटेल में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो हमारा स्टडी ग्रुप है वो और बड़ा हो सके और हम इसी तरह से नए नए वीडियोज़ को डिस्कस करते रहें या नई नई सीरीज़ को लॉन्च करते रहें। धन्यवाद।